वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ हार्ड वर्किंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं साइंस के बारे में। किसके बारे में? साइंस यानी विज्ञान के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में पहले थोड़ी सी जनरल बात करेंगे विज्ञान के बारे में, उसके बाद हम फिजिक्स का पहला पार्ट बताएंगे आप लोगों को, लेकिन पहले साइंस के बारे में बता देते हैं। तो जो साइंस है, हम कह सकते हैं साइंस से ही सब कुछ है। साइंस से टेक्नोलॉजी है। साइंस से हम लोग ज़्यादातर ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अगर साइंस ना होता तो हम आप लोग जो वीडियो में आते हैं तो ना आ पाते, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी ही साइंस है और साइंस ही क्या है? टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो पहले साइंस की परिभाषा देख लेते हैं। तो हम लोग पहले साइंस की परिभाषा ज़्यादातर क्या करते थे? सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसी बड़ी कक्षाओं में आ गए तो थोड़ा सा चेंजिंग करनी चाहिए हम लोगों को। साइंस क्या है? प्रकृति में उपस्थित किसी वस्तुओं का एवं घटनाओं का सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं ना। जो हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रयोग एवं परीक्षणों से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जो विज्ञान शब्द होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? वी और ज्ञान। इन दोनों शब्दों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है? हम लोग को विज्ञान शब्द मिल जाता है, साइंस मिल जाता है ना। वी का अर्थ क्या होता है? विशेष होता है। और ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानकारी। तो वी का अर्थ क्या होता है? विशेष या विशिष्ट भी कह सकते हैं। और ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? जानकारी प्राप्त करना। अर्थात हम कह सकते हैं विशेष या विशिष्ट जानकारी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द जो होता है यह लैटिन भाषा का सिंटिया शब्द से उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू नो। जिसका अर्थ क्या होता है? टू नो। टू नो अर्थात जानना। टू नो अर्थात जानना। ठीक है। और साइंस के जो जनक हैं वह कौन है? विज्ञान के जो जनक हैं, प्राचीन जनक कौन माने जाते हैं? थेल्स माने जाते हैं। और विज्ञान के जो आधुनिक जनक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? गैलीलियो माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? गैलीलियो माने जाते हैं। और किसने कहा कि यह गैलीलियो आधुनिक विज्ञान के जनक हैं? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने आधुनिक विज्ञान का पिता कहा। किनको? गैलीलियो के ना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने आधुनिक विज्ञान का जनक किसको कहा? गैलीलियो को कहा। ठीक है ना। और देखते हैं जो साइंस है, साइंस को हम लोग वैसे तो कई भागों में पढ़ते हैं, लेकिन मुख्यतः जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो तीन कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? भौतिक विज्ञान फिजिक्स। दूसरा कौन सा है? रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। और तीसरा क्या है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो हम लोग सर्वप्रथम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, भौतिकी घटनाएं होती हैं, भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके बाद साइंस का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। साइंस का फुल फॉर्म क्या? अल्फ़ाबेट के आधार पर। किसके आधार पर? अल्फ़ाबेट के आधार पर। यहाँ यस है। यस मीन्स क्या होता है? सिस्टमैटिक होता है। सिस्टमैटिक। यस मीन्स क्या होता है? सिस्टमैटिक। सी मतलब क्या होता है? कम्प्रिहेंसिव। और आई मतलब क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन। ई मतलब क्या हो जाएगा? एक्सप्लोरेशन। एन मतलब क्या हो जाएगा? नेचर्स। सी मतलब क्या हो जाएगा? काजेज। और ई मतलब क्या हो जाएगा? इफेक्ट्स। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है? व्यवस्थित होता है। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है? व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित। और कम्प्रिहेंसिव का हिंदी अर्थ क्या होता है? व्यापक होता है। क्या होता है? व्यापक होता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होता है? जांच पड़ताल। जांच पड़ताल। ठीक है। और एक्सप्लोरेशन मीन्स क्या होता है? खोज होती है। क्या होती है? खोज होती है। ठीक है। और नेचर मीन्स क्या होता है? प्रकृति होती है। क्या होती है? प्रकृति।
और काजेज मीन्स क्या होता है, कारण होता है, क्या होता है, कारण। और इफेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभाव होता है, क्या होता है, प्रभाव। तो साइंस का फुल फॉर्म क्या मिला हम लोगों को, सिस्टमैटिक अर्थात व्यवस्थित, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स व्यापक होता है, इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होता है, जांच पड़ताल होता है, एक्सप्लोरेशन मीन्स क्या होता है, खोज होता है, नेचर मीन्स क्या होता है, प्रकृति होता है, और कॉजेज मीन्स क्या होता है, कारण होता है, इफेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभाव होता है। जो हमारा साइंस होता है व्यवस्थित होता है और व्यापक होता है, और आई मतलब क्या हो गया, जांच पड़ताल हो गया, ठीक है, और एक्सप्लोरेशन मीन्स खोज हो गया, और प्रकृति हो गया, और कारण होगा, और क्या हो गया, प्रभाव। अर्थात हम लोग कह सकते हैं साइंस जो शब्द है यह प्रत्येक के जीवन के लिए और प्रत्येक के जीवन को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान की जानकारी सबको होनी चाहिए। अगर विज्ञान न होता तो ज्ञान न होता, तो विज्ञान से ही हम लोग सबको ज्ञान मिलता है। विज्ञान को ऐसे भी बताया हूँ कई भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्यतः हम लोग 3 भाग पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और हम भौतिक विज्ञान यानी पहले पार्ट को आज बताएंगे। भौतिक विज्ञान क्या होता है, तो भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। लेकिन फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है, फ्यूसिस से हुई है। और एक ऐसा शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, किसका है, ग्रीक भाषा का क्या है, शब्द है। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है, किससे हुई है, ग्रीक से हुई है। और ग्रीक और शब्द कौन सा है, फ्यूसिस है, क्या है, फ्यूसिस, जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर, अर्थात क्या होता है, प्रकृति होता है। इसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है। अर्थात हम भौतिक विज्ञान में प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे ना, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और इसके जनक कौन है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, सर आइजैक न्यूटन है। इनके जनक कौन है, सर आइजैक न्यूटन। लेकिन आधुनिक जो भौतिकी के पिता कहे जाते हैं, जो आधुनिक भौतिकी के पिता कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन कहे जाते हैं। मैं यहाँ से आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा, गुजारिश जरूर करूँगा कि आप लोग एक नोट्स बना लीजिए व्यवस्थित। हम क्रमशः वीडियो इसका बना के साइंस के आप लोग अपलोड करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो फिजिक्स हो गया, इसके बाद हम चलते हैं कक्षा 10 के पहले पार्ट पर, जिसका नाम है प्रकाश, लाइट, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में देखने जा रहे हैं ना। तो यहाँ हम अगर पढ़ा रहे हैं तो किसमें पढ़ा रहे हैं, लाइट में पढ़ा रहे हैं, प्रकाश में पढ़ा रहे हैं, अंधेरे में नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए हम लोग आज इस वीडियो में कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली देखेंगे, और जानते तो हैं ही हम लोग, केवल देखना है हम लोगों को ना। तो पहले बता देते हैं, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश यानी लाइट के बारे में पढ़ेंगे। जब हमको प्रकाश के बारे में ज्ञान हो जाएगा तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन तथा अपवर्तन, परावर्तन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको ज्ञान किसका होना चाहिए, प्रकाश का होना चाहिए। यदि प्रकाश न होता तो क्या हम आपको, अगर मान लीजिए कि मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो अगर यहाँ प्रकाश ना होता, लाइट ना होती, तो क्या हम आपको स्पष्ट दिखते, न दिखते ना। तो यहाँ प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम आपको दिख रहे हैं ना वीडियो में। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स बात देख लेते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं, इस वीडियो, इस परिभाषा को पहले देख लेते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या हो गया, साधन हो गया। प्रकाश क्या हो गया, साधन हो गया। और कैसा साधन हो गया, वाह, एक ऐसा कारक है, बाहरी कारक, वाह कारक हम कह सकते हैं। और आँख हमारी क्या है, यंत्र है। आँख हमारी क्या है, यंत्र है। अगर मान लीजिए यहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो ना, और अगर मैं न देख सकूँ तो हमारे लिए तो प्रकाश है ही नहीं, हमारे लिए तो प्रकाश है ही नहीं, सब क्या है, अंधेरा है ना। तो प्रकाश के साथ साथ आँख का भी होना जरूरी है ना। तो प्रकाश और आँख दोनों मिलकर किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। तो प्रकाश क्या, आँख क्या हो गया, यंत्र हो गया, और प्रकाश क्या हो, एक साधन हो गया, ठीक है ना।
तो यहाँ देखते हैं, तो प्रकाश वह भौतिक साधन है। कैसा साधन है? भौतिक साधन है या प्राकृतिक है? प्रकाश कैसा है? प्राकृतिक है। अच्छा, प्रकाश भी कई प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देख पाते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है। चलिए, हम यहाँ मान लीजिए खड़े हैं, यहाँ हम मान लीजिए क्या हैं? खड़े हैं, ठीक है। यहाँ हम मान लीजिए खड़े हैं और यहाँ पर हम खड़े हैं मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और लोग खड़े हैं, कई लोग खड़े हैं, ठीक है, कई लोग खड़े हैं। तो आप ये बताइए हमें, हम भी खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं और रात है। कैसा है? समय किसका है? रात का है। किसका है? रात का है। अब बताइए, यदि रात का मौसम है, हम यहाँ खड़े हैं, ये तीनों भी हैं यहीं खड़े हैं ना, तो अगर ये तीनों मान लीजिए यहाँ अंधेरा है, कोई आया हमको मार के चला गया, ठीक है ना, कोई आया हमको मार के चला गया, तो क्या हम बता सकते हैं किसने मारा? क्या हम सर्च करते हैं किसने मारा? नहीं बता सकते हैं ना। अगर यही लाइट जल जाए और कोई हमको मारने के लिए आ जाए, तो पहले हम खड़े, कौन है, क्यों मार रहे हो जी? पहले से हम लोग लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे ना, पहले से ही खड़े हो जाएंगे। तो कोई क्या हमें मार सकता है? प्रकाश रहेगा, नहीं मार सकता। इसलिए आप लोग कभी कभी देखते हो ज़्यादा घटनाएं कब की जाती हैं? रात में करते हैं लोग घटनाएं। क्यों? क्योंकि अंधेरा होता है, ना कोई किसी को पहचान सकता और मार के चले भी जाते हो, देख भी नहीं पाते हैं कौन मारा हमको ना। तो प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है, प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है। और इसका हम लोग एक चले प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अंधेरे में वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित होता है तो वह चारों ओर बिखर जाता है। कौन बिखर जाता है? प्रकाश बिखर जाता है। कौन बिखर जाता है? प्रकाश जो है चारों ओर क्या हो जाता है? बिखर जाता है। कौन बिखर जाता है? प्रकाश, ठीक है। कौन बिखर जाता है? प्रकाश। कुछ प्रकाश परावर्तित होकर, क्या होकर? परावर्तित होकर, हम परावर्तन के बारे में आगे पढ़ेंगे। परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। और प्रकाश क्या है? वाह्य कारक है। और आंख क्या है? हमारी क्या है? यंत्र है। मान लीजिए एक प्रैक्टिकल करते हैं ना, प्रैक्टिकल ये करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं लाइट बंद कर देता हूं, मैं लाइट क्या कर देता हूं? बंद कर देता हूं। तो यहां देखिए, क्या वीडियो में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अर्थात जैसे मैंने लाइट को बंद किया, सब क्या होगा? अंधेरा हो गया। सब क्या हो गया? अंधेरा हो गया। यानी प्रकाश के लिए प्रकाश और आंख दोनों आवश्यकताएं होती हैं किसी वस्तु को देखने के लिए। जैसे लाइट जल गई, हम सारी वस्तुओं को देखने लगे। तो जैसे मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल एक और। तो ये मान लीजिए मैं टॉर्च ले लिया। क्या ले लिया? टॉर्च ले लिया। और इससे मैं रोशनी मार रहा हूँ ना। यहाँ कुछ किताबें रखी हुई हैं, कुछ डब्बे रखे हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और कुछ इस प्रकार से तमाम वस्तुएं रखी गई हैं, ठीक है। तो यह कब दिखाई देंगी? जब प्रकाश होगा। प्रकाश के साथ साथ क्या होगा? हम देख सकेंगे। जब प्रकाश रहेगा, प्रकाश में एक प्रकार का हमको क्या मिलता है? प्रकाश जब आ जाता है तो ऊर्जा मिल जाता है ना। अंधेरे में हम लोग रहते हैं तो बैड एनर्जी से डरते हैं। डरते हैं नहीं डरते हैं? कहते हैं कहीं भूत ना आ जाए, कहीं प्रेत ना आ जाए ना। जब प्रकाश हो जाता है तो हम लोग बिल्कुल डर नहीं लगता। अगर अंधेरी रात हो तो क्या हम कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, डर लगता है। लेकिन अगर वहीं पर लाइट जल जाए तो, अगर हर जगह लाइट रहे तो कहीं जाने में कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रकाश से हमको सब कुछ दिख रहा है। तो प्रकाश हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और प्रकाश से ही आता है। सूर्य की जब किरणें आती है तो हम लोग प्रकाश के माध्यम से बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, टॉर्च को चार्ज कर लेते हैं। तो चलिए इसके बाद हम आगे बताते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक स्रोत कौन कौन है। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से होते हैं और मानव निर्मित स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो जो
प्रकाश के स्रोत होते हैं कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक स्रोत होता है और कौन होता है? मानव निर्मित स्रोत होता है, जिसको हम लोग कौन से कहते हैं? कृत्रिम स्रोत भी कहते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत होता कौन कौन से? सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सब कैसे स्रोत हैं? प्राकृतिक स्रोत। चंद्रमा, सूर्य सब कैसे स्रोत हैं? प्राकृतिक स्रोत हैं ना। तो आपके मन में आ जाता है कि सर चंद्रमा प्रकाश का उत्सर्जन कहाँ करता है? चंद्रमा तो दूसरे के प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी बताते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन अभी और थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। मानव निर्मित स्रोत क्या है? वैद्युत बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया ना, तमाम प्रकार के आप लोग लाइटें देखते हैं, सब कैसे स्रोत हैं? कहते हैं। ठीक है ना। और प्राकृतिक स्रोत मुख्य रूप से सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि हैं। ठीक है, तो देखिए जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, या उत्पन्न करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे बल्ब क्या है? स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन कर रही हैं ना। लालटेन क्या करें? स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन कर रही हैं। ठीक है ना। मोमबत्ती ले लीजिए आप, सूर्य ले लीजिए ना। तो यहाँ आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि जैसे सूर्य क्या हो गया? जो सूर्य है यह क्या है? प्राकृतिक स्रोत हो गया। लेकिन लालटेन, मोमबत्ती, वैद्युत बल्ब ये सब कैसे हो गए? मानव निर्मित स्रोत हो गए ना। लेकिन है स्रोत कैसा है? प्रदीप्त वस्तुएं। मैं प्रदीप्त वस्तुएं बता रहा हूँ। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य ले लीजिए, लालटेन, वैद्युत बल्ब ना, इस प्रकार से। और उसके बाद अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने, प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखलाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं भी कह सकते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कुर्सी, कुर्सी के पास प्रकाश कहाँ होता है? अंधेरे में क्या हम कुर्सी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश किसी न किसी का पड़ना चाहिए। तो कुर्सी, मेज, बर्तन, पृथ्वी इत्यादि और अन्य जितने भी आप लोग देख रहे हैं, तो ये सब दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो आपको ये समझना है, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तुएं कहेंगे ना। जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, अर्थात स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। और जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं या स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं या उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे ना। तो ये हो गया प्रदीप्त वस्तुएं। और क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तुएं। अब प्रकाश के हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं और थोड़ा मीडियम के बारे में बात करते हैं, माध्यम के बारे में बात करते हैं। देखिए प्रकाश के माध्यम, प्रकाश के माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाश के माध्यम कौन कौन से होते हैं? जो प्रकाशिक है, प्रकाशिक माध्यम कौन कौन सा होते हैं? देखिए प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं ना। लेकिन जिस यहाँ क्या वर्ड लिखा गया? पदार्थ लिखा गया ना। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो मुक्त आकाश होता है, जिसको हम लोग निर्वात बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वैक्यूम कहते हैं, यहाँ से भी प्रकाश गमन करता है। क्या करता है? प्रकाश गमन करता है। अर्थात हम निर्वात को भी क्या कह सकते हैं? निर्वात को भी प्रकाशिक माध्यम कह सकते हैं। निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकता है। अब निर्वात होता क्या, वैक्यूम होता क्या है ना? जहाँ पर वायु ना हो, जहाँ पर वायु ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो माध्यमों से होकर प्रकाश के गमन क्षमता के आधार पर उन्हें कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? पहला है आपका पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट है। दूसरा क्या है आपका? पारभासक है। और तीसरा आपका क्या है? अपारदर्शक है। तो पहला क्या होगा? पारदर्शक हो गया। दूसरा क्या हो गया? पारभासक हो गया। और तीसरा आपका क्या हो गया? अपारदर्शक हो गया। तो पहले हम पारदर्शक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक माध्यम कैसा होता है? ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाता है। अधिकांश भाग, लगभग हम कह सकते हैं, लगभग कह सकते हैं, पूर्णतः ना, लगभग। तो अर्थात अधिकांश भाग प्रकाश का आर पार चला जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शक या ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दूसरा क्या है? पारभासक है। अच्छा, इसमें जैसे देख लीजिए, जैसे वायु में प्रकाश लगभग पूर्णतः चला जाता है, या कह सकते हैं अधिकांश भाग चला जा सकता है। जल में भी जाता है ना, कांच में भी जाता है ना। तो जैसे अगर मैं जल की चर्चा करूं, अगर जल की मैं बात करूं तो जल, जैसे समुद्र में अगर मैं कहूं प्रकाश कितना नीचे तक लगभग जाता होगा, तो हम कह सकते हैं लगभग 200 मीटर से अधिक तक जाता है। 200 मीटर लगभग क्लियर चला जाता है प्रकाश ना। उसके नीचे समुद्र कैसा होता होगा? समुद्र, उसके नीचे जहाँ तक प्रकाश जाता है वहाँ तो नीला नीला हम लोग दिखाई देता है पानी के कारण, लेकिन उसके नीचे कैसा होता दिखाई देता होगा? काला दिखाई देता होगा ना। तो चलिए, ट्रांसपेरेंस की डिफिनीशन हो गई, पारभासक और अपारदर्शक की भी डिफिनीशन हम लिखवा देते हैं। आप लोग एक नोट्स बना लीजिए अच्छी सी, और इससे अगर मन लगा कर पढ़ेंगे तो जरूर तैयारी होगी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी। इससे एक प्रश्न पूछ भी लेता है कभी कभी प्रकाश से। अभी हम जब चैप्टर के प्रश्न करवाएंगे तो 1 नंबरी जो ऑप्शनल प्रश्न आते हैं उसको भी करवाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसके बाद पारभासक और अपारदर्शक। तो पहला क्या था आपका? पारदर्शक था, ट्रांसपेरेंट था, जिसमें प्रकाश क्या होता है? लगभग हम कह सकते हैं अधिकांश भाग क्या होता है? प्रकाश आर पार हो जाता है, उससे क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। लेकिन दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका जो है वह क्या है? पारभासक है, ट्रांसलूसेंट है, जिस माध्यम से प्रकाश का कुछ भी भाग, यानी हम कह सकते हैं आंशिक भाग, केवल आंशिक भाग ही आर पार कर पाता है, उसे क्या कहते हैं? पारभासक माध्यम कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, अगर घिसा हुआ कांच है तो उससे पूरी तरह से प्रकाश नहीं जा सकता है। ठीक है ना, आप लोग प्रयोग भी कर सकते हो अपने घरों में, कांच होगा उसको घिसे दो, पूरी तरह से प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। तेल लगा हुआ कागज, ये तो प्रैक्टिकल कर ही सकते हैं आप लोग। तो अगर तेल लगा हुआ कागज है तो कुछ भाग प्रकाश का आर पार हो जाएगा, कुछ आंशिक भाग। और गंदला हुआ जल, अगर गंदा पानी रहेगा जो, तो उसमें कुछ भाग प्रकाश का जा सकता है और ज़्यादा नहीं। ठीक है, लास्ट क्या है? अपारदर्शक। इसको क्या बोलते हो आप? क्यों? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जाता उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक कहते हैं। इसका जैसे आप लोग खुद सोच लीजिए ना। तो प्रकाश अगर आर पार नहीं जाता तो प्रकाश होता क्या है? यहाँ देखिए पॉइंट की बात है। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए मकान, पत्थर, कुछ भी कह सकते हैं, जिससे प्रकाश आर पार तो नहीं जाता। तो प्रकाश आता है तो प्रकाश या तो अवशोषित होता है या प्रकाश क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। प्रकाश क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है ना। तो हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी प्रकाश के बारे में और चर्चा कर देते हैं। प्रकाश के बारे में, प्रकाश किरण पुंज के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ना। जैसे प्रकाश किरणें अगर एक जगह इकट्ठा होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, और प्रकाश अगर एक बिंदु से प्रकाश किरणें फैल रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? या पैरेलल चल रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? चलिए इसकी बातें बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, या प्रकाश की किरण होती क्या है ना, या कैसे गमन कैसे करती है, इनके माध्यम कौन कौन से देख लें। किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रुजुरेखी मार्ग से होकर जाती है या जाती है लिख देते, जाती है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जाती है तो किस रूप में जाती है? प्रकाश किरण पुंज के रूप में जाती है। किस रूप में जाती है? प्रकाश पुंज के रूप में जाती है। किसके रूप में जाती है? पुंज के रूप में जाती है। अब बताते हैं कैसे। जैसे अभिसारी है, अभिसारी का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं कह दूं
कि प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिल रही हों, प्रकाश किरणें क्या हो रही हों, एक बिंदु पर मिल रही हों। ठीक है, यहाँ देखिए सभी एक बिंदु पर मिल रही हैं ऐसे। तो वे प्रकाश किरणें जो एक बिंदु पर सभी क्या हो रही हो, मिल रही हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अपसारी है। अपसारी का मतलब ये हो जाएगा एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो। क्या हो रही हो, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो। हम कह सकते हैं इसका चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से, यानी एक बिंदु पर क्या हो रहा है, एक बिंदु से यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही कि किरणें आ रही एक बिंदु से ना, इसको हम लोग कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। और जो समांतर किरणें हो, समांतर पैरेलल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे ये देख लीजिए समांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। अगर इसमें हम कहें तो समांतर जा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, इसको क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। ते हो गया। और एक मैं डिफिनीशन अभी नहीं बताया, तो प्रकाश पुंज कहते किसे हैं, आप लोग कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं थोड़ा इंडिकेट कर दे रहा हूं, यदि प्रकाश किरणें एक ही माध्यम में जाती हैं, एक ही माध्यम में ना, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। एक ही साथ जाती है, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसको मैंने कितने माध्यम बताया, 3 बताया। पहला क्या बताया, अभिसारी बताया, कन्वर्जेंट बताया। दूसरा मैंने क्या बताया, अपसारी यानी डाइवर्जेंट बताया। तीसरा मैं क्या बताया, समांतर बताया यानी पैरेलल बताया। ठीक है ना। इसके बाद हम चर्चा करने चल रहे हैं प्रकाश के लक्षण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में क्या होता है, गति करता है। तो आप लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है, सर प्रकाश सरल रेखा में गति कर सकता है, तो प्रकाश का जो विवर्तन होता है, तो हम विवर्तन के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इन प्रॉपर्टियों को देख लेते हैं। तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है, यानी प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सीधी रेखा में, प्रकाश कैसी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में, यानी प्रकाश अगर जा रहा है तो इसका मतलब नहीं कि यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा। प्रकाश एक सीधी रेखा यानी सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है या चलता है। प्रकाश जो है स्वयं कह सकते हैं, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, स्वयं दिखाई नहीं देता। क्या हम लोग प्रकाश देख पाते हैं, नहीं। तो प्रकाश के माध्यम से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से, किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। लेकिन इसके पहले हम जान जाएं, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है अर्थात चल सकता है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात को अंग्रेजी में क्या मैं बताया हूँ, वैक्यूम बताया हूँ। और निर्वात का मतलब होता है जहाँ वायु न हो। ठीक है। और अगला है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900। अच्छा, इसका जो प्रकाश तरंगदैर्घ्य होता है क्या होता है, ये परीक्षा में कभी कभी आ जाता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। देखिए यहाँ जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है तो भी इसकी चाल कितनी होती है, इतनी ही होती है। प्रकाश
चमकदार तलों पर प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अगर चमकदार तल है, यानी कि हम कह लें कि एक हम प्रैक्टिकल भी करवाएंगे आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाएंगे इसका। एक मिरर ले लें, समतल कांच का उसका गुटका ले ले दर्पण का, ठीक है ना, और उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। हम लोग ऐसे भी घर में जो मिरर देखते हैं, चेहरे देखने के लिए, बाल झाड़ने के लिए यूज करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। तो उस दर्पण को यदि हम लोग देखें तो अगर प्रकाश आ रहा है तो आप लोग हल्का से ऐसे साइड करके देखिएगा तो प्रकाश का क्या दिखेगा, रिफ्लेक्शन दिखेगा। प्रकाश का क्या दिखेगा, परावर्तन दिखेगा। आप लोग ये चीज़ अपने से देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं मिरर लेकर एक कोई लेजर लाइट ले लीजिए और कांच में उस पर प्रकाश मारिए तो उसमें देखिए रिफ्लेक्शन दिखेगा। चलिए इसका हम प्रयोग करके आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ समझ लीजिए आप सभी। और अगला नंबर क्या है, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। जैसे प्रकाश मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। इसका भी हम प्रैक्टिकल करवाएंगे आप सभी को। और एक और देख लेते हैं, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। इसका मतलब मैं अभी जस्ट बताया हूँ, पारदर्शी माध्यम और पारभाषक माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, पारदर्शी माध्यम वो होता है जहाँ प्रकाश का जहाँ पर प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, आर पार निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शक बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताया हूँ पारभाषक के बारे में, जहाँ से कुछ भाग, प्रकाश का कुछ भाग, आंशिक भाग कह सकते हैं, आर पार जाता है या आर पार गमन कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं, पारभाषक बोलते हैं। जैसे मैं बताया, घिसा हुआ कांच, गंदला पानी और तेल से डूबा हुआ कागज ना, आदि। और अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, जहाँ से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता। जैसे मैं ले लूँ लोहा, ले लूँ पत्थर, ले लूँ, इसमें प्रकाश आर पार कहाँ जा सकता, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश गमन नहीं कर सकता। तो यही लिखा, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, तो कौन नहीं गुजर सकता, प्रकाश नहीं गुजर सकता। इस प्रकार से क्या हो गया, प्रकाश के गुण हो गया। इसके बाद हम आगे आप लोगों के प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे, गोली दर्पण के बारे में बताएंगे आगे। और जितने भी इस चैप्टर में प्रयोग है तो कुछ आप लोगों को प्रयोग भी करवाएंगे, प्रैक्टिकली करवाएंगे, ठीक है ना। उसका भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू।